हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे इस सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आप सबका स्वागत है। चलिए तो देखते हैं आगे का चैप्टर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देख लिया था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट द ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कल हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनिमेशन के थ्रू बता दिया था कि किस तरह से होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान में जो जो वाक़ई हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रहेगी इसकी, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपने लिख लेना है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट द ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फर्स्ट वन इज when ultraviolet radiation of any intensity, low or high, is incident on the emitter plate, photoelectric current flows only if frequency of the incident radiation is more than threshold frequency। तो बेटा जैसे कल बताया गया था आपको, वही पॉइंट यहाँ पर पूरा रिपीट है। हमारा फर्स्ट वाला हमने बताया था आपको, जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से डिनोट करते हैं। यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर रहना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी हमने कल देख लिए थे। ओके, सो एक लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जहाँ से हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है। उस पर्टिकुलर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि कल हमने बता दिया था, दहलीजी तवातुर। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर बोले कि हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है वो कैसे होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा रिपीट है एज इट इज़, जैसे कल हमने देखे थे। और ख़ास बात यह है, न्यू नोट एक MCQ के लिए यहाँ पर नोट बताई गई है। न्यू नोट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट इमिटर मेटल्स, यानी अलग अलग मेटल्स के लिए न्यू नॉट की वैल्यू अलग रहेगी। यानी कि हर एक मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रहेगा, हर एक पर्टिकुलर मेटल के लिए उसकी वैल्यू एक अलग रहेगी। यानी कि आपको उससे इस इमिटर की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट करना है, रेडिएशन इंसिडेंट करना है, तभी वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर होगा। ओके, सो याद रखिए, मेटल यानी कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, ओके, जो भी है मेटल आपका, एल्यूमिनियम के लिए अलग, हर एक मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, ये याद रखें। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट किया, फौरी जैसे ही मेटल प्लेट पे लाइट इंसिडेंट किया, फौरी इलेक्ट्रॉन का इमिशन यहाँ से होना शुरू हो गया। यानी देयर इज़ नो टाइम लैग, कोई यहाँ पर वक्त नहीं लगा। इसलिए हम बोल सकते कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस, यानी ज़िया बरक़ी असर एक फौरी अमल है, जब भी फौरी तुरंत हो जाने वाला है। यानी देयर इज़ नो टाइम लैग, टाइम लैग है ही नहीं बिल्कुल भी। इंसिडेंट लाइट करे जैसे ही, वैसे ही फोटो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इंस्टेंटेनियसली, फौरी तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर शुरू हो गया जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट की। एज सून एज इंसिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप, फ्लो ऑफ करंट गेट स्टॉप। और जैसे ही आपने इंसिडेंट रुका दिए लाइट, ओके, ये मेटल प्लेट है, लाइट इंसिडेंट करते ही स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन का निकलना, ओके, एंड करंट फ्लो होना। सो यहाँ पे, और जैसे ही लाइट आपने स्टॉप कर दिए, इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी स्टॉप हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी स्टॉप हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ये कैसा है, एक फौरी अमल है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ओके, सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमको बता दिया। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है, फिगर शोज फोटो करंट एज फंक्शन इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो यहाँ पर फिगर ए जो है हमको नज़र आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ हमको इंटेंसिटी का वेरिएशन यहाँ पर बताया गया है। तो आपको देखने में मिलेगा कि भाई पहली तो ये कंडीशन उस वक्त की है जब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ले लिया है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। फिर हम चेक कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी में इंक्रीमेंट किया जा रहा है, इजाफा किया जा रहा है, वैसे वैसे फोटो करंट में भी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इमिशन ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स जिसे कहेंगे हम, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमको यहाँ पे नज़र आता है। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं।
फिगर शोज फोटो करंट एज ए फंक्शन इंसिडेंट इंटेंसिटी के साथ, और ब्रैकेट में बता दिए कि एट फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। वी और न्यू यानी कि पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें और हम चेक करेंगे अब इंटेंसिटी के साथ क्या चेंज है। सो हमको नज़र आया कि इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हमको यहाँ पर एक चीज़ जाहिर हो गई कि फोटो करंट जो है MCQ में आया तो ये बोलने आना चाहिए आपको कि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो फोटो करंट हमारा इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं है ये हमको, बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये हमको यहाँ पर पता चलता है। फोर्थ पॉइंट में है फिगर बी शोज फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। नाउ तीनों को एक एक से देख रहे हैं हम। पहले बेटा अपन ने देखे फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी जब देखे तो इंटेंसिटी और पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, और फ्रीक्वेंसी के बारे में देखा है तो स्टार्टिंग में 0 फ्रीक्वेंसी पे 0 लाइट इंसिडेंट, फिर एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाने के बाद एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया, उसको हम बोले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर कंटिन्यू बढ़ता चला गया। सेकंड में हमने देखे इंटेंसिटी के लिए, तो फिर यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट लेके ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लेके कांस्टेंट रख दिया और वी भी कांस्टेंट रख दिया। तो इंटेंसिटी के साथ चेंज देखा तो हमको यहाँ पर नजर आया कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से ज़्यादा लेके कांस्टेंट रखेंगे, और अब देखेंगे कि वी के साथ क्या चेंज होता है, यानी कि पोटेंशियल के साथ क्या चेंज होता है। एक्सेलरेशन का जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है कल बताया गया था आपको, उसी को बोलते हैं हम निगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो रिटार्डिंग पोटेंशियल में अगर आप जैसे फिगर में देखें लेफ्ट साइड हम जा रहे हैं यानी कि कम करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी लो और फोटो करंट की वैल्यू लेस होते हुए कम होते हुए एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे वैल्यू हो जा रही है 0। चलिए तो देखिए इसकी स्टडी करते हैं। सो फोर्थ पॉइंट, फिगर बी शोज फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एट फिक्स्ड इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट इंसिडेंट इंटेंसिटीज। तो यहाँ पर एक इंटेंसिटी की अलग अलग वैल्यू कांस्टेंट रख कर ही देखना है, लेकिन पहले ये एक वैल्यू लेकर कांस्टेंट रख के चेक कर लिए पूरा एक्सपेरिमेंट, दूसरी वैल्यू रख के कांस्टेंट फिर चेक कर लिए, तीसरी वैल्यू रख के कांस्टेंट चेक कर ली, यानी इंटेंसिटी की 3 अलग अलग वैल्यू लेके फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा लेके हम चेक करें वी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी पोटेंशियल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चेंज। ओके लेट्स सी इनिशियली। अब यहाँ पर क्या नज़र आया अपने को, जो अपन नज़र आया वो वर्डिंग में बोल देंगे। इनिशियली फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे जैसे आप पहले पोटेंशियल अगर बढ़ाएंगे यानी राइट साइड जाएंगे तो पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं, एक वैल्यू तक फोटो करंट बढ़ रहा है, उसके बाद एक वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट 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 स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू हमको नज़र आ रही है। ओके दिस मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फोटो करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होने के बाद कांस्टेंट हो जा रही है वैल्यू करंट की, उसको हम बोलेंगे सैचुरेशन करंट। जस्ट अ मिनट। ओके फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है सैचुरेशन करंट की, ये इंक्रीज हो रही है किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में बेटा ये इंटेंसिटी कम थी, एक्सपेरिमेंट हमने जैसे देखा, एक वैल्यू आने के बाद ये हमारा सैचुरेशन करंट कंटिन्यू मिल गया, इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ाए तो यहाँ पर आप देखेंगे सैचुरेशन करंट भी थोड़ा सा बढ़ गया, और बढ़ाए और बढ़ गया, यानी कि इंटेंसिटी जो कांस्टेंट रख रहे हैं हम, लेकिन स्टार्टिंग में लेके, तो अगर स्टार्टिंग में जो वैल्यू लेकर कांस्टेंट रख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो इन फोटो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। अगर आपने सपोज कीजिए इसके आगे और थोड़ी इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ाकर यहाँ कुछ वैल्यू लिया है, तो अगली बारी आपका फोटो करंट और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू कांस्टेंट तक देगा। तो ये अपने को नज़र आता है यहाँ पर, तो हम इसी को बोले वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन with increase in the intensity of incident radiation. The photo current decrease
विथ इंक्रीजिंग रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब ये तो अपना राइट साइड के बारे में हमने बता दिया था कि जैसे जैसा हमने इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल को वैसे वैसे हमारे पास फोटो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और अगर हमने रिटार्डेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन को अगर हमने बढ़ाया है, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर पोटेंशियल को कम किया है हमने, यानी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीज की है, तब क्या होगा आप देखेंगे। कम करने के बाद जीरो पर भी वो है एक वैल्यू पर आ जाएगा, फिर उसके बाद माइनस में निगेटिव में जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम कम होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हमारा फोटो करंट जीरो हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे हमारा फोटो करंट जीरो हो रहा, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसी को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो देखिए एक बार, द फोटो करंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, निगेटिव डायरेक्शन का जो पोटेंशियल है उसी को हम बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। एंड सम टिपिकल वैल्यू ऑफ माइनस वी नॉट, और जैसे जैसे आपने क्या किए माइनस में लेकर गए वी नॉट को, फिर एक वैल्यू आ गई फोटो करंट बिकम जीरो, जहाँ पर फोटो करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। और उसी को बोलते हैं हम कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम याद रखिए, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। एमसीक्यू के लिए पॉइंट याद रखना है, वी नॉट इज सेम फॉर एनी इंसिडेंट इंटेंसिटी इफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज सेम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट इमिटर मटेरियल। यहाँ पर याद रखिए कि भाई इंटेंसिटी पे कोई भी इंटेंसिटी रहो, अलग अलग इंटेंसिटी, लेकिन सबके लिए वी नॉट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर अलग अलग है इंटेंसिटी, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है, लेकिन सबका आप देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। ये हमको बता दिया गया। एग्जाम में आप 5 पॉइंट तक 6 पॉइंट तक लिख देंगे, काफ़ी रहेगा, आगे नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स यहाँ पर आगे दिए हुए हैं। ओके, 7th देखिए, फिगर सी शोज फोटो करंट एज ए फंक्शन। अब हम करंट के साथ भी चेंज यहाँ पर देखेंगे। हमने पहले फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज देखा, इंटेंसिटी के साथ देखे, फिर पोटेंशियल के साथ देखा, अब हम करंट के साथ यानी वही करंट के साथ अगर हम चेंज देखेंगे तो वही जो हम पोटेंशियल के साथ करंट को देख रहे थे तो उसी का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जो फिगर बी था इसी को हम उल्टा देख रहे हैं अभी, यानी कि करंट के साथ साथ क्या चेंज हो रहा, ये ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देख लेंगे। सो सेम वही रहेगा, सिर्फ बताने का अंदाज चेंज हो जाएगा। ओके, देखिए फिगर शोज फोटो करंट एज ए फंक्शन ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल फॉर फिक्स्ड इंसिडेंट इंटेंसिटी बाय डिफरेंट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम चेक करेंगे कि फोटो करंट में क्या चेंज होता है अलग अलग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के साथ, फिक्स्ड इंसिडेंट इंटेंसिटी के साथ, फ्रीक्वेंसी चेंज करके। सैचुरेशन करंट रिमेन्स द सेम फॉर एनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। सो सैचुरेशन करंट जो है एक्चुअली हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है एक पॉइंट के बाद, ये तो हमको मालूम है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक वैल्यू ले लिया है कोई तो भी फ्रीक्वेंसी की, v1 सपोज कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये न्यू1 सपोज कर लीजिए। न्यू1 के लिए अगर हम देखें तो एक वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट हमको मिला, न्यू2 के लिए भी सेम, न्यू3 के लिए भी सेम, यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इंक्रीजेस लीनियरली इंक्रीजिंग इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और हम जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी लेफ्ट साइड हटते जा रहा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल तो डिक्रीज हो रहा, लेकिन हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आप देखिए। एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो ऑलरेडी निगेटिव में होता है, और आपको पता है निगेटिव में लेफ्ट साइड हटते जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रही है। ओके, तो अगर हमने न्यू1 के लिए देखें फर्स्ट, तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कम था। न्यू2 के लिए देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा, न्यू3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा। यहाँ पर हमारे पास देखने मिला कि फ्रीक्वेंसी के इजाफे के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो गया, बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल minus V naught increases linearly with increasing incident frequency. Maximum velocity and hence kinetic energy emitted photoelectron depends on incident frequency. और ये हमको मालूम है kinetic energy, velocity ये frequency पे dependent है. And now
Figure D shows stopping potential as a function frequency और incident radiation emitter made by different metals. और अलग अलग metals के लिए हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि भाई हर अलग मेटल के लिए फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग होती है। सपोज करें कोई एक मेटल ए है, स्टार्टिंग में 0 उसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर हम लेते हैं, थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट ऐसा आया उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ से वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेटल बी है, उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह से हमको और बताया गया है कि डिफरेंट अलग अलग मेटल्स के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग रहेगी। हर एक मेटल की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी। इस तरह से 4 हमने रिलेशन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बता दिए कि भाई क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकता है। For different metals, slope of such straight lines are same, but intercept on the frequency and stopping potential axis are different. तो different metals के लिए slope same हो सकता, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बताया हुआ है। ओके, स्लोप सेम हो सकता यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों भी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की अलग अलग हो सकती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0 एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और याद रखें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है 0 होता है। In this video, I will explain the photoelectric effect. We will understand what we mean by photoelectric effect and will vary various parameters related to this effect, like intensity of light using this slider, and wavelength of light, the battery voltage applied to these plates, and will also draw various graphs like current versus battery voltage, current versus light intensity, and electron energy versus light frequency. We will also change the target metal used at this plate like sodium, zinc, copper, platinum, calcium, etc. So let's start our experiment. But before this, let me tell you what is a photoelectric effect. Actually, the photoelectric effect is the emission of electrons when the light falls on a material, and the electrons that are emitted are known as the photoelectrons. Now we will see our experiment. First of all, you see here is the light source, and I will start to increase its intensity, and I have a certain wavelength set to it. Here is the ultraviolet range, and this is the visible light range. Okay, and here is infrared range. Now I have set it to certain frequency, and I am going to increase the intensity. The material, the target material used here is the sodium. From this I have selected sodium. So let's see it. What happens on increasing the intensity? If I keep on increasing the intensity, you see that this is a single photoelectron, and if I increase the intensity further, then you will see that number of electrons that are emitted by this photoelectric effect are increased. So the important thing here is, let me tell you one important thing about photoelectric effect. Let's decrease this intensity to 0. So the electrons emission is stops. Okay. Now I will tell you one important thing about this photoelectric effect. If I reduce the frequency to a certain level, actually a minimum frequency is required for known as the threshold frequency to emit the electrons. Okay, if the frequency is lower than that, in the left side, if you look at this, if I go to the left side, then the frequency increases, okay, ultraviolet range, and on the right side the frequency decreases. Frequency decreases, or you can see on the screen that its wavelength is increasing. It means frequency is decreasing. Okay, energy is decreasing, and on the left side we have more energetic electrons having high frequency and lower wavelength. So if I reduce the frequency
lower than the threshold. Actually, there is a particular a fixed threshold for every target metal that I have used, the target material that has been used on this plate. If I explain this with this simulation, let's see. I have set this to 698 nanometer in the visible range for the sodium metal, and this is very low frequency. And if I increase the intensity, let's see what happens. I'm increasing the intensity. Even though I'm increasing the intensity, the electrons are not coming out. Why? Because a minimum frequency is required for the electrons to come out, for the photoelectrons to come out. Okay, if this is lower than that frequency, then even I increase the frequency to intensity, even if I increase the intensity of light to very high level, the electrons will not come out from the surface. So I need to have a fixed frequency that is higher than the threshold frequency, okay, that cutoff frequency. If I have that kind of let's say here I have this I have set it to this frequency, the wavelength is 455 nanometer. And now if I, you see, first of all let me set it to a certain frequency. Okay, this is the wavelength, it is showing the wavelength here, so 49483 nanometer wavelength. Now since intensity is 0, but I have this threshold frequency, but I also need some intensity. So first you need to have a certain frequency, that threshold frequency, then you increase the intensity, and with increase in intensity, the number of electrons emitted, that is the photoelectrons, will increase. But it all takes place after you have that frequency. Now you see I have fixed the frequency and increasing the intensity, and with increase in intensity the number of electrons are increasing because I have reached that threshold frequency. But if the threshold frequency is lower than if the frequency is lower than the threshold, then even if I increase the intensity, no electrons will come out, as we have seen. So this is the case. Now let's see some more things about this. So no electrons are coming. At this time you can see no current is flowing because the intensity is 0. I'm going to increase the intensity and you will see some electrons are coming out as the intensity is increasing and the voltage is and the frequency is higher than this threshold frequency. Okay, now one experiment I'm going to do is I will increase the negative potential of this plate, on the right side, and since electrons are also negatively charged, these electrons will be repelled by this negative plate on the right side. And why I am going to do this, I will explain you. You see, I'm increasing the negative voltage and will try to reduce this current to 0. Here it is 0.0026. Okay, so current is flowing and I'm reducing it to 0. Just enough negative voltage that is required to stop these electrons to reach to this plate, so that the current, this current reading is 0. Actually I want to increase this level negative voltage, which is just enough to stop all these electrons. Okay, manually I have done my best. Here the current is 0. Now I have some charge, the charge of electrons I know, okay, and the voltage, and I also know that charge into voltage, that is Q into
V is nothing but the energy. So if I have just enough voltage that is required to stop these electrons, then if I multiply the charge of electron with the voltage, the stopping potential, okay, it is known as the stopping potential, then I will get the energy which is equal to the energy of these electrons. Okay, so Q into V, this charge Q into V, this charge of electrons, and this V will be the energy, the kinetic energy of electrons, and it should be enough to stop the electron that is having the maximum kinetic energy. So this is equal to the Q, in this Q into V is equal to the K max, kinetic energy max of the photoelectric electron or the photoelectron. Okay, so this was this. Now we can also change the target material from sodium to another, and can see the graphs. Okay, let me tell you one more important thing, that what is this? These are some graphs. We will vary the intensity and frequencies, and we'll see what happens in these graphs. Okay, one more thing, that kinetic energy maximum is equals to H into F minus phi. Important formula is K max. Kinetic energy max is equal to H C by lambda, or H into F minus phi. So what is this? Here the kinetic energy, maximum kinetic energy of these electrons, these photoelectrons, is equal to the H is the Planck's constant, and F is the frequency, minus phi. And phi is what? Phi is the work function. And this is what work function is. It gives the minimum energy which is required to remove an electron from the surface of the metal. It is different for different metals. So it is the minimum energy that I require to remove an electron from the metal surface. If the work function is lower, then that energy will be lower. Okay, the electron will be emitted easily from that surface of the metal. Okay, and this work function, denoted as phi, can again be written as H into F naught. Okay, and what is F naught? F naught is the threshold frequency for that metal. Let's see the current versus battery voltage, as this video is going too lengthy. So I will just draw these graphs by varying the respective parameters. So since it is current versus battery voltage, you see that I'm increasing the battery, and you observe the current value at this place, these flow of electrons, and also the shape of this curve. You see, I'm increasing the battery voltage. Okay, now let's see this current versus light intensity graph. This is the amount of current shown here. You observe this graph now, current versus light intensity. I will change the intensity. If I'm increasing the intensity, decreasing the intensity, what happens? And if I increase the intensity, then you observe it is increasing linearly. Current is increasing. Current has been increasing here, and also by the graph you can see. Now the third graph is between electron energy versus light frequency. So you observe this also. This is the parameter to change the frequency of light, and you see how the energy increases. Frequency is increased on the left side. I will increase the frequency by moving it to left side, going towards the UV section, ultraviolet section, and you see the current is also increasing. Observe here, current is also increasing, and energy is also increasing. See by this graph, energy has also increased. Okay, if I reduce it, observe this dot.
If I reduce the frequency, then the energy of the electrons, the electron energy is reducing. So it is also moving linearly. Okay. So this was all about these three types of graphs. Okay. We can also change the material from zinc to, let's say, to copper. What happens with copper? It will have different threshold frequency, the target material on which the light is falling, and it has I have fixed it to certain frequency, certain intensity, and I will increase the frequency. Its work function is different. It requires different threshold frequency to emit electrons. Let's see where it starts, where the photoelectric effect phenomena takes place. I'm increasing it, still no electrons coming out. Now I have increased it to certain level. Now electrons are coming out of it. If I change it from copper to another, let's say platinum, you see that for platinum on this same frequency, no electrons are coming out. Photoelectric effect has not started yet. Let's increase the frequency. So its threshold frequency is at higher. Okay, it needs high frequency light to emit electrons. Its work function is high. If it is calcium, then for calcium, let's reduce this. It is still flowing, electrons are still emitting. Let's reduce this. Okay, at this place. So it is allowing the electrons to emit even at lower frequency, low energy frequency. Low energy light is enough to emit electrons if I use calcium. Okay, so its work function is low. So this was all about various parameters and the concept of photoelectric. नाउ एक्सप्लेन द टर्म्स. कुछ टर्म्स है हमारे पास जिसे एक्सप्लेन करके लेना है. फोटो इलेक्ट्रॉन, अब नाम से ही जाहिर हो जा रहा है. फोटो मीन्स लाइट के लिए टर्म यूज कर रहे हैं हम फोटो. इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ऑन मेटल सरफेस, यानी जब हम किसी मेटल सरफेस पे, किसी धाती प्लेट पर हम रोशनी को वक्फू करते हैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस. तो उस सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इखराज हुआ ज़िया बरक़ी असर की वजह से, वो जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स. आया समझ में? बहुत ही आसान है, ऑलरेडी पहले बता भी चुके हैं. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने पढ़ चुका है. द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि वो कम से कम तवातुर जिस पर जो है हमारे पास ज़िया बरक़ी असर की शुरुआत होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इखराज शुरू होता है. ठीक है, फॉर अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो वो तवातुर जो है उसे दहलीजी तवातुर कह देंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स. ओके, वर्क फंक्शन, ये याद रखिए. वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है? जनरली अपन जो एनर्जी है, वर्क फंक्शन क्या है? इट इज अ लेट अस इट इज ए वन टाइप ऑफ एनर्जी. सपोज हम समझने के लिए बता सकते हैं कि क्या है ये एनर्जी. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब एनर्जी देते हैं, टोटल जो एनर्जी आप प्रोवाइड करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो दो स्टेप में यूज होता है. पहला जो एनर्जी का पार्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सरफेस से फ्री करने के लिए यूज होता है. सिर्फ इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, वो जो सरफेस है मेटल सरफेस, उस पे से फ्री होंगे, मतलब वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आज़ाद हो जाएंगे. उसके बाद फिर वहाँ से रिमूव हो जाएंगे. दो स्टेप में, पहले फ्री होंगे फिर रिमूव होंगे. तो बेटे जो फ्री होने के लिए लगता है एनर्जी का पार्ट, उसको हम बोलते हैं W0, यानी वर्क फंक्शन, या जिसको आप ले सकते हैं और एक सिंबल फाई नॉट.
ओके, डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट, यानी ई इज इक्वल टू फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट, दोनों भी ले सकते हैं, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, और बाकी का जो पार्ट है एनर्जी का बचा हुआ वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से भगाने में, यानी वहाँ से फ्री करने के बाद वहाँ से मूव करने के लिए यूज़ होता है। रिमूव करने के लिए तो मालूम है अपने को कौन सी एनर्जी लगती है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², और यू कैन सिंपली राइट के ई। ओके, सो ये जो हमारा फाई नॉट है बेटा, इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? वर्क फंक्शन, यानी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। देखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो इसको हम बोलेंगे वर्क फंक्शन। आया समझ में? उर्दू में बोलते हैं इसको ज़िया बरक़ी कार तफ़ाउल, ज़िया बरक़ी तफ़ाउली कार, काम भी बोल सकते, तफ़ाउली काम या कार तफ़ाउल भी बोल सकते, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ आज की प्लेट पे सरफेस से सिर्फ फ्री करने के लिए जो एनर्जी लगेगी, आप इंसिडेंट जो भी कर रहे हैं उसमें से सिर्फ फ्री होने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो उसका वर्क फंक्शन रहेगा। रिमेनिंग पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी बताकर यूज हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अभी हमने बताया कि भाई जैसे निगेटिव में हम अगर पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, यानी रिटार्डिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे हमारा फोटो करंट जीरो हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, सम टिपिकल वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल यानी -V0 बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर एट विच फोटो करंट जस्ट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग और कट ऑफ पोटेंशियल। इजी 1 मार्क्स के डेफिनेशन से पूरे ये अच्छे से याद कर लेना है आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कैन माइक्रोवेव्स बी यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स? तो क्या हम माइक्रोवेव्स को यूज कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक? एज फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज लेस देन। अब माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, यानी एक्चुअली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे भी कम है, तो दे कैन नॉट बी यूज इन एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए हम माइक्रोवेव्स को, माइक्रो नाम है इनका, और माइक्रोवेव्स जो होती है इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, इसलिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हमने पहली कंडीशन बोले, क्या बोले? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमको होना। अब माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी कम है मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाइट? रेड लाइट से पॉसिबल है क्या? ये अपने को बोला ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा ये पॉसिबल है। एज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज वेरी स्मॉल। अब अपने को मालूम है फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज वेरी स्मॉल, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू सी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ रेड लाइट। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन गिवन, टेल विच मेटल will require highest frequency of incident radiation to generate photo current। पोटेशियम, सोडियम, सबका हमको यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे सबके बारे में हमको सबका वर्क फंक्शन दे दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, ठीक है। और आपको पूछा कि रेडिएशन किसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के होना? जाहिर सी बात है जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, मीन्स जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसको लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो आपको देखने मिलेगा गोल्ड। ओके, गोल्ड का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। ओके, सो गोल्ड विल रिक्वायर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू जनरेट फोटो करंट। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन अपने MCQ में भी आ सकते, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ सकते। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन why wave theory failed to explain observation from experiments on photoelectric effect। तो आपको डिटेल में बताया गया था, ह्यूजिन थ्योरी हमने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू ह्यूजिन लाइट को उसने वेव के फॉर्म में बताया। ओके, अलग अलग कंसेप्ट हमने देखे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन प्रूफ भी किया है उससे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ उसको हम नहीं ले सके।
क्यों ऐसा हुआ, इसको एक्सप्लेन करो, ये अपने को क्वेश्चन में बताया जा रहा है। चलिए तो देखें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, metal surface and all the electrons near the surface absorb the incident energy continuously. So the metal surface will require some time, few minutes to hours, to accumulate sufficient energy to knock off electrons. Smaller the intensity of incident radiation, less will be incident energy. Hence expected time required to knock off the electron will be large. दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे ही लाइट इंसिडेंट हम करते हैं फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर हम वेव थ्योरी पर से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि हमारी एक्चुअल जो यहाँ पर वक्फ हो रहा है, एक्चुअल जो होने वाला है उसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी हमारी बात का पूरा अपोजिट यहाँ पर रॉन्ग सेंटेंस आ जा रहा है। There is instantaneous emission of electron for an intensity of incident of light. According to wave theory, photoelectron should be emitted for any frequency. अब according to wave theory के हिसाब से अगर हम देखेंगे वो कौन सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट करे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर हैपन हो जाना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन लेकिन हमको बताता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, उससे कम से नहीं होता है। बट ऑब्जर्वेशन शोज दैट फॉर ए गिवन मेटल सरफेस फोटो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इमिटेड बिलो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इवन इफ इंटेंसिटी लार्ज है तब भी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा उस वक्त तक वाक़ई नहीं होगा जब तक के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट ना करें। ओके, तो पहला जो कंडीशन हमारा है कि भाई वेव थ्योरी में बताया गया कि इंटेंसिटी के हिसाब से, यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड है, कम इंटेंसिटी है तो कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा इंटेंसिटी है तो कम टाइम, लेकिन ऐसा कोई मामला है नहीं। तो पहली बात गलत हो गई, क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो पहला रॉन्ग हो गया। दूसरा, ऑल फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम यहाँ पर बताया गया, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी में ये बात आई है, तो हम बोलेंगे कि भाई वेव थ्योरी में जो बात है फ्रीक्वेंसी, ऑल फ्रीक्वेंसी के लिए, वो रियलिटी में अगर देखेंगे हम तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, बल्कि रियल में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना तभी हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो ये सेकंड बात भी इसकी रॉन्ग हो गई और ये हमारा पोस्टुलेट इसका गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, लार्जर इंसिडेंट इंटेंसिटी मल्टीप्लाई लार्जर एनर्जी, सो इलेक्ट्रॉन शुड बी इमिटेड विथ लार्जर काइनेटिक एनर्जी, यानी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा और फिर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। लेकिन ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं है, यानी कि मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये एक बात इसकी गलत हो गई। तो ये तीन हमारे टॉप पॉइंट्स हम बोल देना है कि भाई ये तीनों पॉइंट्स जो है एक्चुअली रॉन्ग हो चुके हैं, यानी हमारे कॉन्ट्राडिक्शन है जो एक्चुअली हो रहे हैं रियलिटी से। वेव थ्योरी में ये बात प्रूफ नहीं हो पा रही, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी हमारी ये वेव थ्योरी यहाँ पर प्रूफ नहीं, काम में नहीं आएगी। जो काम में आने वाली है वो कौन सी थ्योरी है फिर? वो है हमारी प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, व्हाट इज प्लैंक्स थ्योरी? मैक्स प्लैंक जो था उसने जो है थ्योरी दिया वो यहाँ पर यूज होने वाली है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। एक्सप्लेन प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो कैसे लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, atoms behaves like tiny oscillators. When the oscillator makes a jump from higher quantization energy level to lower quantized energy level, there is emission of energy in the form of electromagnetic radiation. तो इसने बताया कि एटम्स जो है वो टाइनी ऑसिलेटर, यानी कि छोटे से ऑसिलेटर के ज़रिए, बारीक सा एहतजाज के ज़रिए वो इस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर उसके अंदर जो है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जंप होता है। ओके, ऑसिलेटर्स में, यानी कि ऑसिलेशन वहाँ पर होता रहता है, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ऑर्बिट में जंप करता है तो हमको मालूम है वहाँ पर इमिशन ऑफ एनर्जी होता है। वैसे ही यहाँ पर भी देयर इज इमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर होता है। अब ये तो बात अपने को मालूम है पहले से।
एटम के अंदर जब भी इस तरह से हायर एनर्जी आउटर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि एनर्जी का रिलीजन होगा, यानी एनर्जी का इमिशन होगा। अब इमिशन ऑफ एनर्जी है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कैसे रहेंगे? सो एनर्जी इज इमिटेड ओनली इन डिस्क्रीट पैकेट्स। अब यहाँ पर हमको प्लैंक ने बताया कि भाई ये जो इमिशन है ये कैसे होता है? डिस्क्रीट पैकेट्स, यानी कि एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है। एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ पैकेट इज लार्ज। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतना ज़्यादा एनर्जी ऑफ पैकेट रहेंगे, उतने ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी यहाँ पर हमको देखने मिलेगी, एनर्जी बंडल्स देखने मिलेंगे। एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज h nu, और वो जो पैकेट है वो जो बंडल है उसी को इसने क्वांटा नाम दिया, और हर एक क्वांटा की जो एनर्जी है उसे हम बोले h nu। एक्चुअली हम यहाँ पर बोले कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, पहले तो बोल दिए, और प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाते हैं हम तो लगाते हैं इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये ई प्रोपोर्शनलिटी हटाए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एच लगा दिए, और इस कॉन्स्टेंट का नाम रख दिए प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। सो इस तरह से यहाँ पर बता दिए कि एनर्जी ऑफ ईच पैकेट इज h nu, और वेयर न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ रेडिएशन। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड h इज, हाँ न्यू तो फ्रीक्वेंसी है और h जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। और टोटल अगर देखना है एक का तो हमने बोल दिए h nu। अब सपोज कर लो टोटल n के लिए अगर देखना है तो हम क्या करेंगे? n से मल्टीपल कर लेंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा NH nu। तो ये था हमारा प्लैंक्स थ्योरी। तो पहले आप बोल देना फर्स्ट के एटम बिहेव लाइक टाइनी ऑसिलेटर। व्हेन oscillator make jump from higher quantized energy level to lower quantized energy, there is emission of energy from an atom takes place, okay, which is in the form of electromagnetic radiation, and energy is emitted only in discrete packets, or you can say in the form of energy bundles. Each energy bundle, each energy packet have energy h nu, where nu is the frequency of light, h is the Planck's constant, और टोटल देखना है तो इज इक्वल टू NH nu। इस तरह से आप बता सकते हैं। ये हमारा मैक्स प्लैंक का थ्योरी 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, ओके। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। गिव आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन किस तरह से रहेगा ये बताइए, ओके। सो आइंस्टाइन ने भी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, कैसी इक्वेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं आइंस्टाइन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ओके। व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अराइव्स एट द मेटल सरफेस, फोटॉन्स कोलाइड विद इलेक्ट्रॉन्स। तो जब यूवी रेज इंसिडेंट करते हैं हम किसी भी मेटल सरफेस पे, तो वो जो हमारे यूवी रेज है, जो रेडिएशन है, जो लाइट है, लाइट में हम जैसा अभी बोले कि लाइट में है एनर्जी के बंडल्स फोटॉन्स, वो फोटॉन्स टकराते हैं जाके किससे? इलेक्ट्रॉन से। जो प्लेट, जिस प्लेट पे आपने इंसिडेंट किया है, ये मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट में हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, ये फोटॉन्स जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। ड्यूरिंग ईच कोलिजन अ फोटॉन गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी h nu टू इलेक्ट्रॉन। और टकराव के बाद, कोलिजन के बाद फोटॉन के पास जो एनर्जी है, जैसे अभी हमने बताया कि हर फोटॉन के पास h nu एनर्जी, ये h nu एनर्जी वो पूरी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। द एनर्जी इज गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द फोटॉन नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और ये जो एनर्जी का पैकेट है, पूरी इस एनर्जी, ये हमारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दे देगा और फिर वो गायब हो जाएगा। यानी कि एनर्जी है, पूरी एनर्जी को किसने ले लिया? वो इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ओके। If phi naught is the work function of the material of the emitter plate, सपोज कर लिए कि हमारी जो इमिटर प्लेट है, जो भी मेटल है, उसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन यानी कि एनर्जी जो उसको इलेक्ट्रॉन को वहाँ से फ्री होने के लिए एनर्जी लगने वाली है, वो phi naught है, सपोज कर ली हमने वर्क फंक्शन। Then electron will be emitted only energy gained by the electron is more than or equal to work function। तो इलेक्ट्रॉन किस सूरत में निकलेंगे? अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, अगर 10 eV अगर उसका वर्क फंक्शन है
और आप जो इंसिडेंट रेडिएशन किया उससे फोटोन एनर्जी जो उसको मिला वो 8 है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अगर वो 10 या 10 से ज़्यादा होता है तभी वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ओके, सो यहाँ पर यही बता रहे हैं अपन कि ओनली एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन मोर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन रहना, इसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। 10 मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब जिस तरह से हमने बताया कि भाई E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, अब ये भी बताया है हमने, वैसे ही हम बता देंगे कि वर्क फंक्शन, अगर ये एनर्जी की जगह हमने रखे वर्क फंक्शन H एज इट इज़, न्यू के जगह पे हम बोल देंगे स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, तो हम बता सकते हैं कि फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। अगर आप एच को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाय एच, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर लिया हमने। न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट बाय एच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी ये फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, इतनी फ्रीक्वेंसी हमको मिनिमम रिक्वायर्ड रहेगी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, जो कि हाँ, इफ़ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से कम है, द फोटोन विल नॉट हैव इनफ टू एनर्जी टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन, तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव करने के बराबर एनर्जी नहीं दे पाएगा। एज ए रिजल्ट नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड हाउएवर इंटेंस द इंसिडेंट रेडिएशन इज, तो इस कंडीशन में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं होगा। इफ़ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर हमारा इंसिडेंट रेडिएशन ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से, देन एनर्जी विल ऑलवेज बी सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो इमिशन ऑफ एनर्जी के लिए एनर्जी इजीली अवेलेबल है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमने दे दिया है, तो हाउएवर स्मॉल इंसिडेंट इंटेंसिटी, भले ही इंटेंसिटी कम हो लेकिन वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाक़ई हो जाएगा। इस तरह से याद रखना है। ये जो आइंस्टाइन ने स्पेशली प्लैंक्स हाइपोथेसिस के बारे में, आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन है प्लैंक्स हाइपोथेसिस के बारे में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी रह गया था। ओके, 11 देख लीजिए। एक्सप्लेन हाउ आइंस्टाइन एक्सटेंड प्लैंक्स हाइपोथेसिस ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटाइजेशन। आइंस्टाइन ने प्लैंक्स की जो हमने थ्योरी अभी बताया उसको इस तरह से और क्वांटाइजेशन एनर्जी को एक्सटेंड किया। सो देखिए, प्लैंक प्रपोज इस थ्योरी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी टू ऑब्टेन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, बट दिस थ्योरी बिकम्स यूजफुल टू आइंस्टाइन टू एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए हमारा जो प्लैंक ने ये प्रपोज किया था थ्योरी, लेकिन ये यूजफुल हुई आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। Einstein proposed that under certain condition light behaves as a particles and its energy is released absorbed in bundles of quantas called photons। तो वही बात हमारी फिर से रिपीट होती है कि एनर्जी लाइट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बंडल्स होती है, या जिसे हम क्वांटास कहते हैं, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी याद रखना है आपने, न्यूमेरिकल में सॉल्व करते वक्त काम में आएगी। 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, 6.67 भी लिए अगर तो चलेगा। द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू इज अ रिलेशन बिटवीन E एंड न्यू। E और न्यू की रिलेशन बताती है। आइंस्टाइन्स रिलेशन होल्ड्स गुड फॉर द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इसकी प्रॉपर्टी खास बात है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन, energy of electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength. So V is equal to C, directly proportional to the frequency and inversely proportional to the wavelength. याद रखिए। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी फ्रीक्वेंसी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी वेवलेंथ के। ओके ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। एक्सप्लेन व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ओके, ये तो बहुत ही सिंपल 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता।
4 बातें बोल देने का आपने को 2 मार्क्स के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस क्यों है, यानी कि फौरी अमल क्यों है? ज़िया बरखिया सर एक फौरी अमल क्यों है? अब इस कोई भी चीज़ को इंस्टेंटेनियस फौरी कब बोलते हैं हम, कि उसका प्रोसेस एकदम फास्ट फौरी हो गया तो हम बोलते हैं फौरी है। चलिए, तो आंसर भी उसी तरह बता देंगे अपना। एज सुन एज द रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटोन गिव्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हमने इंसिडेंट करे लाइट रेडिएशन मेटल प्लेट पे, पूरा की पूरा जो फोटोन एनर्जी बंडल्स है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, फौरी जब अपनी पूरी एनर्जी वो दे देते हैं। द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, और ये जो एक्सचेंज है बहुत ही फास्ट होता है, इंस्टेंटेनियस है। सो देर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही आपने लाइट इंसिडेंट करे, फौरी वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी स्टार्ट हो चुका है, इजेक्ट होना शुरू हो चुके इलेक्ट्रॉन, कोई टाइम लैग बीच में नहीं है। Also, when the incident radiation is stopped, there are no photon or photons to transfer energy to electron, hence photo emission stops immediately. और अगर आपने इंसिडेंट लाइट रोक भी दिए तो वहाँ पर फौरी तौर पे इंसिडेंट लाइट रोकने के बाद जो है वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फोटो इमिशन है वो भी स्टॉप हो जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि भाई ये दोनों काम फौरी हो रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाई ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। हाउ आइंस्टाइन एक्सप्लेन दैट फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आइंस्टाइन एक्सप्लेन किस तरह से किया कि फोटो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, ये अपन एक्सप्लेन करके बताओ बोलकर बताया गया है। ओके, सो इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट करके लेंगे। तो जो जो अभी बताया गया है ज़रा अच्छे से देखना है, थ्योरेटिकल पार्ट है जी, जो जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसको अच्छे से पढ़ना है सब ने। और जो जो डाउट है, जैसे कुछ बच्चों के डाउट थे उन लोगों ने व्हाट्सएप पर पूछा है, इसी तरह आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप पर पूछ भी सकते हैं। ओके, टोटल 23 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि बताया गया है, जो चैप्टर्स कंप्लीट है उनकी स्टडी अच्छे से कीजिए। तकरीबन चैप्टर्स कंप्लीट है, एक चैप्टर डेली आपने क्वेश्चन बैंक के साथ कंप्लीट करना है। और जो अदर देन क्वेश्चन आंसर्स अगर कुछ उसमें से नहीं है तो वो टिक आउट करके आप भेजिए, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे साथ साथ। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।